हेलो फ्रेंड, एक बार फिर से स्वागत है आपका स्मार्ट एजुकेशन चैनल में। फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में जो है हमारे प्रदूषण हो चुके थे, जो दो प्रदूषण निपट चुके थे और वीडियो लंबा हो रहा था, इसलिए मैंने बोला था कि नेक्स्ट वीडियो में आपको बाकी के प्रदूषण में करा दूंगा। तो इस वीडियो में जो हमारे प्रदूषण बाकी जो बचे हुए थे वह थे हमारे भूमि प्रदूषण, प्रकाश प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण एवं रेडियोधर्मी प्रदूषण। दो प्रदूषण वायु और जल प्रदूषण हमारे पिछले वीडियो में हो चुके हैं और इस वीडियो में हम यह चारों प्रदूषण को आपका जो है कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी। तो थोड़ा तेज पढ़ेंगे ताकि चारों प्रदूषण जो है आपके इसी वीडियो में कंप्लीट हो जाएं। यदि वीडियो पे आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन पर जाकर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि जैसे ही नया वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके। तो चलिए देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट प्रदूषण जो है था भूमि प्रदूषण। तो भूमि प्रदूषण होता क्या है? तो भूमि प्रदूषण से अभिप्राय जमीन पर जहरीले, अवांछनीय और अनुपयोगी पदार्थों को भूमि में विसर्जन करने से है, क्योंकि इससे भूमि का निम्नीकरण होता है तथा मिट्टी की गुणवत्ता प्रभावित होती है। तो भूमि प्रदूषण का सिंपल अर्थ है, आपको मैं बता दूं कि ऐसे जहरीले या अवांछनीय अनुपयोगी पदार्थ जिनको हम भूमि में मिला देते हैं, जिनके कारण क्या होता है, भूमि की जो है गुणवत्ता प्रभावित होती है और भूमि की उर्वरक शक्ति कम होने लगती है। उसको हम क्या बोलते हैं? भूमि प्रदूषण। लोगों की भूमि प्रदूषण की प्रति बढ़ती लापरवाही के कारण भूमि प्रदूषण जो है तेजी से बढ़ रहा है। नेक्स्ट इसमें जो हेडिंग है आपकी, भूमि प्रदूषण के कारण। तो भूमि प्रदूषित किन किन कारणों की वजह से हो रही है, वहाँ पर यहाँ पर आपके दिए गए हैं। तो इसमें जो पहला पॉइंट है आपका, किसी में उर्वरक, रसायनों, कीटनाशकों का अधिक प्रयोग करने के कारण भी क्या होती है, हमारी भूमि प्रदूषित हो रही है। सेकंड है आपका, औद्योगिक इकाइयाँ, खदानों द्वारा निकलने वाले ठोस कचरे के विसर्जन से आपकी भूमि प्रदूषित हो रही है। इसका तीसरा है आपका, भवनों, सड़कों आदि के निर्माण से जो ठोस कचरा या विसर्जित कचरा निकलता है उसका सीधा भूमि में विसर्जन करने से जो है भूमि प्रदूषित होती है। कागज तथा चीनी की जो मिलें हैं, इनसे निकलने वाले पदार्थों का निष्पादन जो मिट्टी द्वारा अवशोषित नहीं हो पाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, उससे जो है भूमि प्रदूषित होती है हमारी। प्लास्टिक की थैलियाँ का अधिक उपयोग जो जमीन में दबकर गलती नहीं है, तो इनसे भी क्या होता है, भूमि प्रदूषण। ये अपना एक प्लास्टिक हुआ और साथ में आप जानते हैं कांच, तो इन दोनों से बने हुए जो हमारे प्रोडक्ट होते हैं, तो यह जो है हमारी भूमि में दब जाते हैं और कई सालों वर्षों तक जो है गलते नहीं है, जिस कारण से क्या है, भूमि प्रदूषित होती है। छठवां पॉइंट है आपका यहाँ के घरों, होटलों और औद्योगिक इकाइयों द्वारा निकलने वाले अपशिष्ट पदार्थों का निपाटन, जिसमें प्लास्टिक, कपड़े, लकड़ी, धातु, कांच, सिरामिक, सीमेंट आदि सम्मिलित हैं, तो यह सब जो है भूमि प्रदूषित करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे जो आपकी हेडिंग दी गई है, भूमि प्रदूषण का प्रभाव। तो भूमि प्रदूषण से हमारे ऊपर क्या क्या हानिकारक प्रभाव पड़ते हैं, भूमि पर क्या क्या हानिकारक प्रभाव पड़ता है, तो यहाँ पर वह दिए गए हैं। पहला आपका, किसी योग्य भूमि की कमी। तो भूमि प्रदूषण के कारण जो है भूमि की उर्वरक शक्ति कम हो रही है, जिस कारण से किसी योग्य भूमि की कमी आ रही है। सेकंड आपका, भोज्य पदार्थों स्रोतों को दूषित करने के कारण स्वास्थ्य के लिए हानिकारक। तो भूमि में जो केमिकल हम उपयोग करते हैं, तो उससे भूमि प्रदूषित होती है और वही केमिकल जो है हमारे भोज्य पदार्थों में भी चला जाता है और उन्हीं का सेवन करने के कारण हमारे स्वास्थ्य के लिए जो है हानिकारक जो है उत्पन्न हो रहा है या कई प्रकार की बीमारियां उत्पन्न हो रही हैं। इसका नेक्स्ट है आपका, भूस्खलन से होने वाली हानियां। इसका चौथा है आपका, जल तथा वायु प्रदूषण में वृद्धि हो रही है। और पांचवा पॉइंट है आपका, मिट्टी में कूड़ा करकट एवं गंदगी की अधिकता हो जाने के कारण इसमें कीड़े मकोड़े के पनपने की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। जैसे मिट्टी अधिक गंदी होती है, कूड़ा कचरा मिलाने के कारण इसमें जो है कीड़े मकोड़े जो है, आप कह सकते हैं छोटे जीव जो है उत्पन्न अधिक होने लगते हैं, जिसमें जैसे हमारे आते हैं मच्छर, मक्खी और चूहे, बिच्छू, सर्पों का उत्पादन बढ़ता है, जिससे क्या है, हम आप कह सकते हैं कि जिससे हमें कई प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं, जैसे हैजा, आंत्रशोथ, टाइफाइड, यकृत रोग, पीलिया आदि प्रकार के जो है कई प्रकार की बीमारियां जो है हमें उत्पन्न हो जाती हैं। इसका नेक्स्ट है आपका, भूमि प्रदूषण रोकने के उपाय। तो भूमि प्रदूषण को हम किस प्रकार से रोक सकते हैं? तो पहला है आपका, कूड़े करकट के संग्रहण, निष्कासन एवं निस्तारण की व्यवस्था उचित होनी चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट है आपका, अपशिष्ट पदार्थों का निक्षेपण समुचित ढंग से किया जाए तथा कल कारखानों से निकलने वाले स्लज को भूमि तक पर पहुंचने से पूर्व उपचारित कर लेना चाहिए। इसका नेक्स्ट है, नगर पालिका और नगर निकायों द्वारा अपशिष्ट निक्षेपण का प्राथमिकता दी जानी चाहिए। इसका नेक्स्ट है आपका, सड़कों पर कूड़ा कचरा फेंकना अपराध घोषित किया जाना चाहिए। रासायनिक उर्वरकों का उपयोग आवश्यकता से अधिक नहीं करना चाहिए। कीटनाशक, कीटनाशी, कवकनाशी, शाकनाशी आदि का उपयोग कम से कम किया जाना चाहिए। नेक्स्ट है आपका, सेवन। आम जनता को भूमि प्रदूषण को दुष्प्रभावित की जानकारी दी जानी चाहिए, मतलब आम जनता को जो है भूमि प्रदूषण के बारे में अवगत कराना चाहिए, इसके बारे में जो है जानकारी प्रदान करनी चाहिए कि भूमि प्रदूषण नहीं करना चाहिए, इससे हम क्या क्या नुकसान हो सकते हैं।
नेक्स्ट है आपका जन सामान्य को इस बात के लिए प्रेरित किया जाए कि घर का कूड़ा कचरा निर्धारित पात्रों में ही डालें तथा ग्रामीण जन उसे खाद के गड्ढों में फेंकें। तो इस प्रकार से जो है भूमि प्रदूषण को रोका जा सकता है, यह अवेयरनेस जो है यदि पैदा हो जाए हमें, तो इस प्रकार से जो है भूमि प्रदूषण को रोका जा सकता है, कम किया जा सकता है। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा ध्वनि प्रदूषण। तो ध्वनि प्रदूषण पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि 65 डेसिबल से ऊपर की जो भी ध्वनि होती है उसको हम ध्वनि प्रदूषण के अंतर्गत लाते हैं। जो कर्कश या तीव्र ध्वनि होती है वह ध्वनि प्रदूषण के अंतर्गत आती है। और कहीं कहीं पे आपको 65 डेसिबल, कहीं कहीं पे आपको 90 डेसिबल तक देखने को मिलता है। तो यह जो है फिक्स नहीं है। यदि आप कहीं पर 90 डेसिबल पढ़ते हैं तो ये मत समझिएगा कि मैं आपको गलत बताया है मैंने आपको। तो लगभग 65 से या कह सकते हैं 90 डेसिबल से ऊपर की जितनी भी जो ध्वनियाँ होती हैं यह जो है ध्वनि प्रदूषण के अंतर्गत में आती है हमारी। तो यहाँ पे जो आपका लिखा हुआ है वही है कि अनियंत्रित, अत्यधिक तीव्र और असहनीय ध्वनि को ध्वनि प्रदूषित कहते हैं। ध्वनि प्रदूषण की तीव्रता को डेसिबल इकाई से मापा जाता है। इसके बाद इसमें जो नेक्स्ट लिखा है आपका सामान्य आवासीय कमरे या शांत कार्यालय की ध्वनि जो होती है 45 डेसिबल के आसपास की होती है। ध्वनियाँ 3 प्रकार की होती हैं, ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं। अश्रव्य ध्वनि, शब्द ध्वनि और पराश्रव्य ध्वनि। अश्रव्य ध्वनि वह ध्वनि होती है जिसकी जो 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति की होती है। श्रव्य ध्वनि हमारी जो जैसे हम सुनते हैं वो 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक की होती है। और पराश्रव्य ध्वनि उसे बोलते हैं जो 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा के ऊपर की होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, पराश्रव्य ध्वनि। ध्वनि प्रदूषण के कारण क्या क्या कारण है ध्वनि प्रदूषण के? तो शहरों एवं गाँव में किसी भी त्योहार तथा उत्सव पर राजनीतिक दलों के चुनाव प्रचार में, रैलियों में लाउड स्पीकर होते हैं तो इनका उपयोग किया जाता है, इससे जो है ध्वनि प्रदूषित होती है। इसका नेक्स्ट है आपका अनियंत्रित वाहनों के विस्तार के कारण भी इनके इंजन एवं हॉर्न के कारण जो है ध्वनि प्रदूषित होती है। तो औद्योगिक क्षेत्रों में उच्च ध्वनि क्षमता के पावर, सायरन, हॉर्न तथा मशीनों के द्वारा होने वाले शोर को से भी जो है ध्वनि प्रदूषित होती है। जनरेटरों तथा डीजल पंपों आदि से ध्वनि प्रदूषित होती है। तो उद्योगों में जो मशीनें लगी रहती है हमारे कल कारखानों में, तो उनकी जो कंपन कह सकते हैं उनकी आवाज़ से भी ध्वनि प्रदूषित होती है। जो पावर सायरन लगे रहते हैं उनसे ध्वनि प्रदूषित होती है। जनरेटरों की आवाज़ से भी ध्वनि प्रदूषित होती है। लाउड स्पीकर जो उपयोग किए जाते हैं उनसे ध्वनि प्रदूषित होती है ना। अनियंत्रित वाहनों के जो हॉर्न होते हैं, आवाज़ आती है वाहनों के कारण, उनसे ध्वनि प्रदूषित होती है। उसके बाद आते हैं हमारे यहाँ पे जो हेडिंग है ध्वनि प्रदूषण का प्रभाव, क्या प्रभाव पड़ता है ध्वनि प्रदूषण के कारण। तो ध्वनि प्रदूषण के प्रभाव से श्रवण शक्ति का कमजोर होना, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट समस्या श्रवण शक्ति का कमजोर होना। इसके बाद सिर दर्द, चिड़चिड़ापन, उच्च रक्तचाप अथवा स्नायुविक मनोवैज्ञानिक दोष उत्पन्न होने लगते हैं। लंबे समय तक ध्वनि प्रदूषण के प्रभाव से स्वाभाविक परेशानियां बढ़ जाती हैं। तो यह जो है ध्वनि प्रदूषण के कारण जो है हमारे श्रवण शक्ति कमजोर होती है, सिर दर्द होता है, चिड़चिड़ापन होने लगता है हमें, उच्च रक्तचाप हमारा हो जाता है। इसके बाद हमारा स्नायु के मनोवैज्ञानिक दोष उत्पन्न होने लगते हैं। तो यह जो है ध्वनि प्रदूषण के प्रभाव है हमारे ऊपर जो है हानिकारक प्रभाव पड़ते हैं। इसका सेकंड है आपका कि ध्वनि प्रदूषण से हृदय गति बढ़ जाती है जिससे रक्तचाप, सिर दर्द, अनिद्रा जैसे अनेक रोग उत्पन्न हो जाते हैं। ठीक है, तो हमें निद्रा नहीं आती, तो इस प्रकार के रोग उत्पन्न हो जाते हैं। थर्ड है आपका इसमें नवजात शिशुओं के स्वास्थ्य पर ध्वनि प्रदूषण का बुरा प्रभाव पड़ता है तथा इससे कई प्रकार की शारीरिक विकृतियां उत्पन्न हो जाती हैं। इसमें हमारा जो है गैस्ट्रिक अल्सर और दमा जैसे शारीरिक रोग जो है, थकान, चिड़चिड़ापन, वैज्ञानिक कारण भी ध्वनि प्रदूषण में आते हैं हमारे, जिनके कारण जो है इस प्रकार की बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं। तीव्र शोर के कारण वायुमंडल का घनत्व बढ़ जाता है। नेक्स्ट है शोर से हार्मोन्स संबंधी परिवर्तन होते हैं जिससे शरीर में कई प्रकार के परिवर्तन हो जाते हैं। ध्वनि प्रदूषण के कारण जो है हार्मोन संबंधी जो है परिवर्तन उत्पन्न होने लगते हैं। इंसानों में नहीं, जानवरों तक में जो है हार्मोन संबंधी परिवर्तन होने लगते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है शोर के कारण रक्त में कोलेस्ट्रॉल तथा कार्टिजोन का स्तर बढ़ जाता है। तो कार्टिजोन का स्तर और कोलेस्ट्रॉल का स्तर जो है बढ़ जाता है ध्वनि प्रदूषण के कारण। इसका नेक्स्ट आता है ध्वनि प्रदूषण को रोकने के उपाय। किस किस प्रकार से हम ध्वनि प्रदूषण को रोक सकते हैं, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि जो है फर्स्ट इसमें जो हमारा पॉइंट दिया गया है ध्वनि प्रदूषण को रोकने के लिए, निर्धारित सीमा से अधिक शोर उत्पन्न करने वाले वाहनों पर मुख्य मार्गों एवं आवासीय क्षेत्रों से निकलने पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। इसके साथ है हमारा मोटर के इंजनों तथा अन्य शोर उत्पन्न करने वाले मशीनों का संरचना एवं इस प्रकार की जानी चाहिए कि कम ध्वनि उत्पन्न हो। नेक्स्ट है आपका कल कारखानों को शहरी तथा आवासीय बस्तियों से बाहर स्थापित किया जाना चाहिए। नेक्स्ट है आपका इसमें
ऐसे उद्योग जिसमें शोर कम किया जा सके, वहाँ के श्रमिकों को कर्ण प्लग अथवा कर्णबंधक प्रदान किए जाने चाहिए, ताकि उनको जो है उनकी श्रवण शक्ति बाधित ना हो। तो इससे क्या होता है, कम आवाज़ जो है अंदर जाती है। इसका नेक्स्ट है आपका, वाहनों के साइलेंसरों की जांच समय समय पर की जानी चाहिए। नेक्स्ट है आपका इसमें, बैंड बाजों, लाउड स्पीकर एवं नारेबाजी के को प्रतिबंधित किया जाना चाहिए। इसका नेक्स्ट है, रेल द्वारा जो ध्वनि प्रदूषित होता है उसे घर्षण ध्वनि रहित रेल पथों के निर्माण से कम किया जा सकता है। तो इस प्रकार से जो है हम ध्वनि प्रदूषण को कम कर सकते हैं। आप भी अपने तौर पर जो है कई प्रकार के कार्य कर सकते हैं जिससे ध्वनि प्रदूषण कम हो सकती है। नेक्स्ट प्रदूषण है हमारा रेडियोधर्मी प्रदूषण। तो रेडियोधर्मी प्रदूषण क्या होता है? रेडियोधर्मी प्रदूषण ठोस तरल गैसीय पदार्थों में जहां अनायास या अवांछनीय रेडियोधर्मी पदार्थ की उपस्थिति होती है उसे रेडियोधर्मी प्रदूषण कहते हैं। तो अर्थात मैं आपको बता दूं कि रेडियोधर्मी प्रदूषण या कह सकते हैं रेडियोधर्मी पदार्थ, चाहे वो ठोस में हो, तरल में हो या गैस के रूप में उपस्थित हो, जहां पर भी उपस्थित है वह रेडियोधर्मी प्रदूषण है, वह रेडियोधर्मी प्रदूषण है। क्यों? क्योंकि रेडियोधर्मी उस पदार्थ से जो है रेडियोधर्मी किरणें जो है बाहर निकलती हैं, अल्फा बीटा गामा तीनों प्रकार की जो है घातक किरणें बाहर निकलती हैं, रेडियो एक्टिव किरणें बाहर निकलती हैं, जिनका रिसाव होता है, जिनसे जो है मानव को कई प्रकार के रोग उत्पन्न हो सकते हैं, मानव की मृत्यु हो सकती है। तो इसीलिए वह जहाँ पर भी उपस्थित हो, अवांछनीय रेडियोधर्मी पदार्थ कहीं पर भी उपस्थित हो, वहाँ पर जो है रेडियोधर्मी प्रदूषण होगा। तो यहाँ पर वही लिखा हुआ है, उसे रेडियोधर्मी प्रदूषण कहते हैं। इसका प्रभाव पर्यावरण, जीव जंतु और मनुष्यों पर बहुत बुरा पड़ता है। तो इसका सिर्फ जैविक नहीं, अजैविक घटकों पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है, जिससे लोगों की मृत्यु भी हो जाती है। इसके बाद नेक्स्ट इसमें जो लिखा हुआ है आपका वो देख लेते हैं हम, कि रेडियोधर्मी प्रदूषण परमाणु हथियारों के परीक्षण, परमाणु ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना, एक्स-रे मशीन, परमाणु विस्फोट, वैज्ञानिक अनुसंधान तथा परमाणु इकाई के प्रयोग से अधिक फैलता है। ठीक है, तो यह जो प्रयोग होते हैं इनके माध्यम से अधिक फैलता है, क्योंकि यदि इसमें भी थोड़ी सी भी लापरवाही हो जाती है और रेडियोधर्मी प्रदूषण का रिसाव हो जाता है तो लाखों करोड़ों के रूप में सीधी मृत्यु होती है। ठीक है, वहाँ पर जो है पैदावार भी नहीं हो सकती। आप इतना समझिएगा कि वहाँ पर घास का एक तिनका नहीं उगेगा जहाँ पर रेडियोधर्मी प्रदूषण फैल जाए, है ना। तो यह जो है बहुत ज़्यादा घातक है हमारे लिए। इसका नेक्स्ट देख लेते हैं, रेडियोधर्मी प्रदूषण के कारण त्वचा एवं कोशिकाओं से संबंधित जटिल रोग प्रकट हो जा रहे हैं, जिसका इलाज ना के बराबर है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है इसमें हमारा, कई बार रेडियोधर्मी विकिरणों के दुष्परिणाम बाद में देखने को मिलते हैं, जैसे त्वचा का कैंसर, ब्रेन कैंसर, म्यूटेशन आदि। तो यह इस प्रकार के जो है थोड़ी दिनों बाद भी, आप कह सकते हैं कुछ सालों बाद भी इसके जो है दुष्परिणाम देखने को मिल सकते हैं। इसका नेक्स्ट है आपका, रेडियोधर्मी प्रदूषण के कारण आने वाली पीढ़ियों का अस्तित्व भी खतरे में रहता है, जिसका साक्षात उदाहरण हिरोशिमा एवं नागासाकी पर हुए परमाणु विस्फोट से देखा जा सकता है। जब अमेरिका ने 9 और 6 सितंबर के दिन हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु हथियार या परमाणु बम गिराया था, तो उस वजह से वहां पर सब कुछ नष्ट हो गया था। लाखों की संख्या में, हजारों की संख्या में जो है नरसंहार हुआ था, मारे गए थे, आम नागरिक मारे गए थे। साथ में जो है कई पीढ़ियों तक वहां पर बच्चे जो है विकृति से पैदा होते थे। चौथा हमारा, रेडियोधर्मी प्रदूषण से पेड़ पौधे, जीव जंतु, खाद्य सामग्री आदि सभी प्रभावित होते हैं। रेडियोधर्मी पदार्थ रेडियोधर्मी स्रोतों के खनन के दौरान पर्यावरण में प्रवेश करते हैं। रेडियोधर्मिता पेड़ पौधे एवं भोजन के द्वारा अन्य जीवों तक पहुंचकर खाद्य श्रृंखला का हिस्सा बनती है। ये जल के स्रोतों तथा वायुमंडल में भी आसानी से प्रवेश कर जाते हैं। तो यह जो है हर जगह जो है मिल सकते हैं और इस प्रकार से हमारे अंदर जो है प्रवेश कर सकते हैं। इसीलिए रेडियोधर्मी प्रदूषण जो है बहुत ज़्यादा हानिकारक होता है, बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। तो इसके नियंत्रण के देख लेते हैं कि यहाँ पर रेडियोधर्मी प्रदूषण नियंत्रण के उपाय क्या क्या हो सकते हैं हमारे। तो पहला इसमें जो लिखा हुआ है आपका, परमाणु रिएक्टर उद्योगों एवं प्रयोगशालाओं से रेडियोधर्मी सामग्री का रिसाव पूरी तरीके से बंद होना चाहिए। मतलब इस प्रकार से जो है मैं जो है परमाणु रिएक्टरों को बनाना चाहिए, या आप कह सकते हैं हमारी प्रयोगशालाओं में उपयोग करना चाहिए कि जो रेडियोधर्मी रिसाव है वो बिल्कुल ना हो, वो बिल्कुल भी ना हो। इतनी सावधानी हमें बरतनी चाहिए कि रेडियोधर्मी रिसाव बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। इसका नेक्स्ट है आपका, रेडियोधर्मी अपशिष्ट पदार्थों का निकास सुरक्षित होना चाहिए। उन्हें बिना किसी नुकसान के या सुरक्षित स्थानों के संग्रहित किया जाना चाहिए, ताकि वे बिना किसी नुकसान के नष्ट हो सकें और बहुत कम विकिरण के साथ रेडियोधर्मी अपशिष्ट सीवरेज में छोड़े जाने चाहिए।
ठीक है, या आप कह सकते हैं नालों में, या इनका जो है बहुत ही कम जो है अपशिष्ट पदार्थों को छोड़ा जाना चाहिए। इसका नेक्स्ट है आपका निवारक उपायों पर विचार किया जाना चाहिए ताकि विकिरण प्राकृतिक स्तर अनुमेय सीमा से ऊपर नहीं बढ़े। ठीक है, इसका नेक्स्ट है आपका परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में दुर्घटनाओं के खिलाफ सुरक्षा उपायों का ध्यान दिया जाना चाहिए। तो इस प्रकार से रेडियोधर्मी प्रदूषण पर हम नियंत्रण कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा प्रकाश प्रदूषण। तो प्रकाश प्रदूषण क्या होता है, आप लोगों ने अभी तक जैसे यदि नहीं पढ़ा होगा प्रकाश प्रदूषण, तो मैं आपको सिंपल भाषा में बता देता हूँ। रात के समय पर जो है हमें प्रकाश प्रदूषण देखने को मिलता है, बहुत अच्छे से देखने को मिलता है। यदि आप गाड़ी में जा रहे हैं तो सामने वाली गाड़ी का प्रकाश यदि आपकी आंखों पर पड़ता है तो वो चुभता है ना, तो वही तो आपको जो आपको नुकसान पहुंचाए, जो आपको चुभे, वह क्या कहलाता है, प्रदूषण। तो प्रकाश जो आपको चुभता है उसको क्या बोलते हैं, प्रकाश प्रदूषण। इसके साथ आपने देखा होगा कि रात के समय पर किसी प्रकार की लाइट हो या लैंप हो तो वो भी आपको जो है एक चुभता है। आप यदि सोने जा रहे हो और लाइट जल रही है तो उसका जो प्रकाश यदि आपकी आंखों में चुभ रहा है तो वो भी प्रकाश प्रदूषण के अंतर्गत आता है। इसके साथ आपने देखा होगा कि बहुत सारी चमक धमक वाली चीज़ें जो है रात में जलते हैं, तो वह भी जो है प्रकाश प्रदूषण के अंतर्गत आता है। तो यही सब जो है इसमें लिखा हुआ है, मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। इसमें प्रकाश का प्रदूषण रात के समय आसमान पर देखने वाली चमक दमक को कहते हैं। प्रकाश का प्रदूषण हमारे घरों में दरवाजों और खिड़कियों के जरिए बाहर सड़कों पर लगे हुए बिजली के खंभों और लैंपों से भी घुस आता है, जो मौजूदा जिंदगी में अनिवार्य और जरूरी चीज़ों पर बन जाता है। इस तरह का प्रदूषण पर्यावरण में प्रकाश की वजह से लगातार बढ़ रहा है। इसको रोकने या कम करने का तरीका यह है कि बिजली और रोशनी का उपयोग जरूरत पड़ने पर ही किया जाना चाहिए। तो यह इसको हम क्या बोलते हैं, प्रकाश प्रदूषण बोलते हैं। इसमें देख लेते हैं आगे जो लिखा हुआ आपका कि प्राकृतिक रूप से 5 तरह के प्रकाश प्रदूषण होते हैं। पहला आपका है जो है प्रकाश का प्रदूषण चांद और सूरज पर निर्भर करता है। प्रकाश का प्रदूषण जो है चांद और सूरज पर भी निर्भर करता है। इसके बाद सेकंड है आपका सुबह के वक्त मध्यम मगर स्थायी लालिमा। तो यह जो है प्रकाश प्रदूषण इस पर भी डिपेंड करता है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका वातावरण में फैली हुई रोशनी। चौथा आपका सुदूर स्थित सितारों से आने वाली रोशनी। और पांचवा आपका है कुछ प्राकृतिक गैसें और चमकदार पदार्थों से झलकती हुई धुंधली रोशनी। यह जो है प्रकाश प्रदूषण को जो है आप कह सकते हैं 5 तरह के जो प्रकाश प्रदूषण होते हैं। तो उसमें आपका प्राकृतिक जो है प्रदूषण है आपके, तो प्रकृति के द्वारा इन 5 प्रकार से जो है प्रकाश प्रदूषण होता है। इसका नेक्स्ट देख लेते हैं यहाँ पर आपका कि रोशनी के प्रदूषण को आसानी से कम किया जा सकता है। कैसे कैसे कर सकते हैं हम इसको, किस किस प्रकार से। तो पहला है आपका रोशनी बिजली की फिटिंग इस तरह की जानी चाहिए जिससे निकलने वाली रोशनी कम मात्रा में जो है ऊपर की तरफ जाए। इसका नेक्स्ट आता है बल्ब ट्यूब वगैरह उचित जगहों पर फासलों पर नीचे की तरफ झुकाकर लगाए जाने चाहिए। रोशनी का इस्तेमाल कम से कम किया जाए। इसका नेक्स्ट है आपका गैर जरूरी रोशनी को बुझा दिया जाए, खास करके सजावटें करने वाली रोशनी। इश्तेहारों के पोस्टर और खम्भों में देखा जाता है कि रात भर जो है बल्ब जलते रहते हैं। यह गलत तरीका है, सुबह होने पर ही रोशनी को गुल कर देना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट जो है आपका यहाँ पर तेज रोशनी से माइग्रेन, सिर दर्द, थकावट, चिड़चिड़ापन जैसी शिकायतें पैदा होती हैं। तो यहाँ पर जो है प्रकाश प्रदूषण से होने वाली जो हमको हानियां हैं उनके बारे में बताया गया है। तेज रोशनी से जो है माइग्रेन, सिर दर्द, थकावट, चिड़चिड़ापन जैसी शिकायतें उत्पन्न हो जाती हैं। रोशनी का दुष्प्रभाव मेंढकों और रात के वक्त जागने वाले कीड़े मकोड़ों की प्रजनन क्षमता पर भी होता है। इसके साथ फ्रेंड जो हमारा प्रदूषण चैप्टर है पूरी तरीके से खत्म होता है। हमारे जो 6 प्रकार के प्रदूषण थे तो सारे खत्म होते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। यदि कोई दिक्कत आती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। थोड़ा जल्दी जल्दी मैंने इसको कराने की कोशिश की है ताकि इसी में जो है आपके सारे प्रदूषण निपट जाएँ। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन पर जाकर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि जैसे ही नया वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन मिल सके। और साथ ही इन सभी के नोट्स, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि नोट्स जो है आपको उपलब्ध कराए जा रहे हैं। थोड़ी नोट्स जो है 1 दिन 2 दिन लेट दिए जाते हैं, इसलिए दिए जाते हैं कि क्योंकि फ्रेंड्स मेरी वीडियो भी चलना थोड़ी ज़रूरी है ना, तो इसलिए थोड़ा लेट देता हूँ, लेकिन आपको नोट्स ज़रूर दे देता हूँ मैं आपको। यहाँ पर जो है आपका फेसबुक पेज पे आपको मेरे नोट्स मिल जाएंगे। इसके साथ जो है टेलीग्राम पर भी जो है नोट्स उपलब्ध कराए जा रहे हैं। तो आप दोनों जगह जो है से जो है नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो फ्रेंड्स।